लॉर्ड एमरस्ट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो उधार का युद्ध ले लिया। जो हुआ बर्मा वार से ऑल्डो फायदा जो अंग्रेजों ने कब्जाए वो छोड़े नहीं गए बाद में फर्स्ट बर्मा वार में। तो सर जॉर्ज बार्लो को देखते हैं। अरे आवाज देते रहो यार, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है इसमें। यस सर, यस सर। सर जॉर्ज बार्लो जो है इन्होंने पॉलिसी के बाद एक इनकी पॉलिसीज का भी एनालिसिस हम करेंगे कि किस वायसराय ने क्या पॉलिसी अपनाई। एक आती है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, मतलब बाढ़ लगाने वाली नीति। रिंग फेंस कहते हैं जो खेत में बाढ़ लगाई जाती है उसे। एक पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, एक है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, मतलब हमारे सबऑर्डिनेट होलकर के साथ, लेकिन उसके बदले में चंबल से उत्तर वाला पूरा एरिया, चंबल से उत्तर मतलब जो एरिया और आगरा का एरिया बताइए, इसे देंगे आपको। और साउथ वाला चंबल का जो एरिया है वो वापस कर देंगे आपको। सिंधिया के साथ भी उसने एक संधि करी थी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये सब थर्ड एंग्लो मराठा वार से पहले की है। मैं रिवीजन में पढ़ा रहा हूं लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड सर जॉर्ज बार्लो को। सर जॉर्ज बार्लो को रिवाइज करना इसलिए जरूरी है कि इसके समय में पहली सैनिक विद्रोह हुआ, म्यूटिनी। मैं 1857 जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया है। किसी के ये सिपाहियों का विद्रोह था, किसी ने कहा जन आंदोलन था, किसी ने कहा ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसे ही सबसे पहला जो विद्रोह, और आज ही की क्लास में हम मंगल पांडे को भी याद करेंगे। मंगल पांडे का जो विद्रोह था वो कहाँ का था और कैसे था। वेल्लूर का जो विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह, वेल्लूर तब मद्रास प्रांत में था। ये सर बार्लो के समय में ही हुआ था। और एक चीज ध्यान रखिएगा, वेल्लूर के विद्रोह के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर था। मद्रास का गवर्नर तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लेकिन सबसे ऊपर गवर्नर जनरल जो था बंगाल का वो सर बार्लो था। और ये बहुत कुछ हद तक कारण रहा सर जॉर्ज बार्लो के हटने का, जब वेल्लूर में सैनिक विद्रोह हो गया। और सैनिक विद्रोह मैंने आपको पिछली बार बताया ही था कि वो उन्होंने कहा कि भाई जो दाढ़ी बढ़ाना और तिलक लगाना, इन दोनों की अनुमति नहीं होगी कंपनी के सैनिकों को। इसी बात को लेकर विद्रोह हुआ था। तो ये बहुत फेमस विद्रोह है 1806 और 1807 का। इससे ज्यादा नहीं आता आपके क्लास कोर्स में, इतना तो हिस्ट्री में ही पूछते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी इतना नहीं पूछते। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो दो बार आया है। एक 1909 का भी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, तब भी लॉर्ड मिंटो था। और ये सही 100 साल पहले इसका नाम केवल लॉर्ड मिंटो है, 1807 से लेकर 1813 तक। ये भी पिछली बार मैंने पढ़ा दिया था। लॉर्ड मिंटो की भी जो पॉलिसी थी उससे ये कहा गया था कि आप भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि वेलेजली के समय में इतना हस्तक्षेप हो चुका था ऑलरेडी, तो अंग्रेज कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। लेकिन यहां भी उन्होंने पॉलिसी मौके के हिसाब से बदल दी। यद्यपि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उनसे यही कहते थे, इंग्लैंड से जो संदेश आते थे कोई हस्तक्षेप मत करो, लेकिन बाकी यहां जो गवर्नर जनरल होता था वो अपने हिसाब से भी चीजें तय करता था। इन्होंने भी वही पॉलिसी अपनाई, नॉन इंटरवेंशन और आइसोलेशन की, अलग रहने की और हस्तक्षेप न करने की, अहस्तक्षेप की नीति।
लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि हस्तक्षेप करना पड़ा। लॉर्ड मिंटो के पीरियड तक आते आते भी नेपोलियन का खतरा बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ था। वेलेजली के पीरियड से ही चल रहा था लगातार। इसे जो हिस्ट्री की किताबें उन्हें फ्रेंच मेनेस लिखा है, मीनेस, MENAC, मीनेस कहते हैं। हिंदी में उसका है अर्थ मीनेस। एक जगह जब यहाँ यूज किया जाता है तो उसे जनरली अंग्रेजी में ऐसी जगह यूज किया जाता है जैसे भूकंप आने का डर नहीं होता, जैसे सुनामी आने का डर होता है। बेसिकली सुनामी जैसी शब्दावली में मेनेस यूज किया जाता है जब बहुत बड़ा भय हो। लॉर्ड मिंटो को एक तरह से भारत की फॉरेन पॉलिसी का जनक कहा जाता है। अगर कहीं सवाल आए कि प्रेस का मुक्तिदाता कौन है, प्रेस के बारे में सबसे अच्छी पॉलिसी किसने बनाई, तो एक सर चार्ल्स मेटकाफ था जो इसके बाद आएगा। 1 साल रहा केवल, लेकिन उसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस के बारे में उसने बहुत जो नियम बनाए, उससे कुछ उदार नियम थे, इसीलिए प्रेस का मुक्तिदाता प्री में इस तरह से पूछा जाता है। फॉरेन पॉलिसी का जनक लॉर्ड मिंटो को ही लगाइएगा। और वो बहुत पॉपुलर हुआ अपनी फॉरेन पॉलिसी के कारण इंग्लैंड में। उसने क्या किया कि एक दूत भेजा रशिया और दूसरा भेजा पर्शिया। पर्शिया मतलब आज का ईरान, ताकि नेपोलियन को कोई सपोर्ट ना मिल पाए कहीं से भी। इसके अलावा पर्शिया जो भेजा, वही व्यक्ति बाद में भारत का गवर्नर जनरल वाला सर चार्ल्स मेटकाफ। आज दिल्ली में बहुत फेमस जगह मेटकाफ हाउस, शायद वहां DRDO का ऑफिस चलता है आजकल। मेटकाफ हाउस जो है बहुत फेमस जगह है जहां चार्ल्स मेटकाफ रहा करता था। चार्ल्स मेटकाफ को उसने भेजा पर्शिया। और बाद में पंजाब भी भेजा। एल्फिंस्टन बंबई का गवर्नर हुआ करता था। एल्फिंस्टन का नाम वहां भी आता है महलवाड़ी सिस्टम में, सॉरी, हाँ, रैयतवाड़ी में। रैयतवाड़ी में भी एल्फिंस्टन का नाम आता है। और इसे भेजा अफगानिस्तान। और मैकनॉल नाम का एक कर्नल था, उसे भेजा पर्शिया। पर्शिया 2 लोगों को भेजा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेटकॉफ ने महाराजा रणजीत सिंह से पंजाब में मुलाकात करी और महाराजा रणजीत सिंह के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी, अच्छी रिलेशनशिप। और इसका यह परिणाम हुआ कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसी पीरियड में हुई है, अमृतसर की संधि, वो मैं भी आपको बताऊंगा। रणजीत सिंह ने उस नियम का पालन किया और सतलज से इधर ना आने का वचन दिया। और रणजीत सिंह ने अपना जो सेना का रुख था वो पश्चिम की तरफ कर दिया, यानी काबुल की तरफ। सतलज से इधर नहीं बढ़े। रणजीत सिंह ने अपनी मृत्यु तक उसको बनाए रखा और उन्होंने अपना जो पूरा ध्यान था वो काबुल और सिंध पर प्रेरित किया, उधर की तरफ, पश्चिम की तरफ। लेकिन इधर ईस्ट की तरफ, सतलज से इधर नहीं आए। जब आप जम्मू जाते हैं तो जम्मू जाने में पंजाब के बाद जो पहली नदी आपको आती है वो सतलज ही है। मंटो ये चाहता था कि रणजीत सिंह का संबंध फ्रेंच आर्मी से ना हो जाए, एक बफर के रूप में यूज करना चाहता था। मिंटो ने दूसरा प्लान यह किया कि ईस्ट में, मॉरिशस में जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं उन पे हमला बोल दिया जाए। एक सेकंड होल्ड करिए।
मिंटो ने पुर्तगाल को भी कब्जा कर लिया, ये मानते हुए कि पुर्तगाल भी फ्रांसीसियों की सहायता कर सकता है। तो पुर्तगाल की इंडिया में जो कॉलोनी थी वो गोवा थी, गोवा पे कब्जा किया। लेकिन इस पीरियड तक आते आते इंटरनल पॉलिसीज में पिंडारियों का बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया था, लेकिन पिंडारियों का दमन किया हेस्टिंग्स नहीं। लेकिन मिंटो के पीरियड में भी पिंडारियों के खिलाफ कार्यवाही आरंभ हो चुकी थी। एक इंसिडेंट मिलता है उस पीरियड का, जब पिंडारियों का एक लीडर था अमीर खान। आज मैं आपको दो पढ़ाऊंगा, पिंडारी और ठग, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पिंडारी अलग था, ठग अलग थे। पिंडारियों का दमन हेस्टिंग, अगर पिंडारियों का दमन किसने किया तो लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग पर क्लिक करिएगा। और अगर ठगी का आता है तो ठगी का अंत हुआ विलियम बेंटिक के पीरियड में। तो अमीर खान था एक पिंडारियों का लीडर। उसने आज का जो बरार प्रांत है मध्य प्रदेश में, तब भी बरारी कहते थे उसे, उस पर 60,000 पिंडारियों ने हमला कर दिया था। पिंडारी अपने आप में, मैंने आपको बताया ही था कि पानीपत के तीसरे युद्ध से लेकर के और वेलेजली की सब्सिडरी अलायंस तक जितने बेरोजगार हुए और बाद में क्रिमिनल्स, सब इसी में जुड़ गए थे। तो मिंटो ने बरार के राजा की हेल्प करी और तर्क ये दिया, यद्यपि बरार के राजा को हेल्प करना एक तरह से हस्तक्षेप है, कोई मतलब नहीं था बरार से। तर्क ये दिया है कि कंपनी की सीमाओं पर अगर गड़बड़ी होगी तो फिर वो कंपनी में भी अंदर होगी गड़बड़ी, कंपनी के एरिया में भी गड़बड़ होगी। इसी प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह ने जब पटियाला पे हमला बोला, पटियाला और नाभा, नाभा पंजाब में पड़ता है आज, और पटियाला भी सब जानते ही हैं। तब हस्तक्षेप किया और ये प्रॉमिस लिया कि वो सतलज से इधर नहीं आएंगे, और इसी को अमृतसर की संधि कहा जाता है। इट्स वेरी फेमसली नोन एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब थोड़ा सा निगाह इसी पीरियड में जो उदय हो रहा है महाराजा रणजीत सिंह का, उधर देख लिया जाए। महाराजा रणजीत सिंह 1780 से लेकर 1849 तक, 1839, 1780 टू 1839, 12 मिसल थी। उनमें से एक मिसल थी सुकचरिया, जिसको ये बिलोंग करते थे। सवाल पूछा जाता है सुकचरिया मिसल से थे। जब ये छोटे ही थे तो इनके पिता, जिनका नाम था महासिंह, उनकी डेथ हो गई थी। इनकी मां का नाम था राजकौर, और राजकौर ने इन्हें गद्दी पे बैठा दिया। महाराजा रणजीत सिंह जो है वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक्यूमेंशिप बहुत जबरदस्त थी। और उनका विवाह हुआ था कन्हैया मिसल में, कन्हैया मिसल की जो राजकुमारी थी उनसे। तो इनकी सास जो थी और इनकी मां, दोनों बहुत प्रभावशाली लेडी थी। अल्टीमेटली महाराजा रणजीत सिंह जब बड़े हुए तो अपनी मां और अपनी सास दोनों के प्रभाव से मुक्त हो गए। और हुआ यह था कि कन्हैया और सुकचरिया दोनों मिसलों ने मिल करके, एक रामगढ़िया मिसल थी, उस पर हमला बोल दिया था।
मिसल मतलब ब्रांचेस, 12 ब्रांचेस थी सिखों की, मैं एक बार आपको बता ही चुका हूं सिख हिस्ट्री में। खैर अल्टीमेटली 18 वर्ष तक आते आते रणजीत सिंह बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए, अपने घर वालों के प्रभाव से मुक्त हो गए, और जो भी उन्होंने विक्ट्री अचीव करी वो अपनी अकल, अपनी डिप्लोमेसी और अपने साहस से करी। एक छोटा सा एग्जांपल मिलता है इसका कि अहमद शाह अब्दाली का लड़का था तैमूर, जैसे मराठों ने बंदी बना लिया था 1761 से पहले, उसका किस्सा मैंने आपको सुनाया ही था। तो तैमूर अब्दाली भी मर चुका था, और तैमूर के मरने के बाद, उसके लड़के के मरने के बाद, अब्दाली का नाती जमान शाह, जमान शाह जो है वो गद्दी पे बैठा। जमान शाह अफगानिस्तान का रूलर था, और जमान शाह ने हिंदुस्तान पर 3-4 बार हमला किया 1795 से लेकर 1798 तक, और लाहौर पर अपना कब्जा कर लिया, और पंजाब का भी उधर वाले जो आज पाकिस्तान का पंजाब है उस पर कब्जा कर लिया। एक घटना यह हुई थी कि जब वो लौट रहा था तो उसकी बहुत सारी तोपें नदी में निकल गई, नदी में से निकल नहीं पाई थी पानी बढ़ने के कारण, और उसे लौट के इमीडिएटली जाना पड़ा था। काबुल में तख्ता पलट की नौबत आ रही थी। ये जमान शाह को भी बाद में अंधा कर दिया था, इसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। अफगानिस्तान में सत्ता की लड़ाई कोई नई नहीं है, 200 साल पहले भी ऐसा ही होता था जो आज हो रहा है। इसे जल्दबाजी में जाना पड़ा काबुल लौट करके। तो महाराजा रणजीत सिंह से इसने ये कहा कि भाई मेरी जो तोपें डूबी हुई हैं उन्हें आप निकलवा दें। रणजीत सिंह ने वो तोपें निकलवाई और काबुल भिजवा दी। काबुल भिजवाने से जमान शाह से एक बहुत अच्छे संबंध एस्टेब्लिश हो गए, और जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। ध्यान रखिएगा, राजा की उपाधि जमान शाह ने दी है। और ये कहा कि लाहौर के राजा रहेंगे आप, लाहौर उन्हीं को दे दिया रणजीत सिंह को। ये बात है 1800 के आसपास की। 1801 में एक नया डेवलपमेंट हुआ। अब वो डेवलपमेंट ये था कि अब्दाली का जो नाती था ये जमान शाह, इसका एक सौतेला भाई था महमूद, इसने इसे सत्ता से हटा दिया। और 2 साल तक ये महमूद शासक रहा, 1801 से लेकर 1803 तक। और 1803 में नया डेवलपमेंट यह हुआ कि महमूद को उसके सगे भाई शुजा ने हटा दिया। शुजा महमूद का भाई था। तो ये रिलेशनशिप है अहमद शाह अब्दाली का लड़का तैमूर, तैमूर का लड़का जमान शाह, जमान शाह का सौतेला भाई महमूद, और महमूद का जो भाई था यानी जमान शाह का ये भी सौतेला भाई हुआ शुजा, गद्दी पे बैठ गया। रणजीत सिंह ने देखा कि यही मौका है, इनमें आपस में लड़ाई हो रही है, तो रणजीत सिंह ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और खुद की आजादी की घोषणा कर दी। धीरे धीरे रणजीत सिंह ने अपनी जितनी सारी सिख मिसलें थी उन सब पे विक्ट्री कर ली, और जम्मू के राजा को भी कंपेल किया कि वो उनकी सुप्रीमेसी को माने। अठारह सौ पांच आते आते रणजीत सिंह ने अमृतसर को जीत लिया। अठारह सौ पांच में एक मौका ऐसा आया जब होलकर को जरूरत पड़ी, सेकंड एंग्लो मराठा वार के दौरान रणजीत सिंह की मदद की, लेकिन रणजीत सिंह ने हां हां तो करी लेकिन मना कर दिया, बाद में सहायता नहीं करी, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि अंग्रेजों से दुश्मनी लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाद में 1805 के बाद 1806 और 7 में
उन्होंने पटियाला और नाभा पे हमला किया। और पटियाला और नाभा सतलज से इधर पड़ते हैं, दिल्ली की तरफ। इस बैकग्राउंड को दृष्टिगत रखते हुए लॉर्ड मिंटो के पीरियड में ही अमृतसर की ट्रीटी की गई, जिसमें चार्ल्स मेटकाफ की बहुत बड़ी भूमिका थी। और एक और व्यक्ति था, सर ऑक्टर लॉनी। इतना डीप सवाल जाएगा नहीं। सर ऑक्टर लॉनी जिसकी भूमिका थी, अगर ऑक्टर लॉनी शब्द आए तो अमृतसर की संधि पे ही लगाइएगा। खैर, दोनों में एक संधि हो गई जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता है। और सतलज नदी को पंजाब राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया गया कि इससे इधर नहीं आएंगे, सतलज से इधर दिल्ली की तरफ। और अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह की रिकॉग्निशन उधर के पीरियड उधर की कर दी, सतलज से नॉर्थ वाले में। दोनों ने एक दूसरे का साथ साथ निभाने का वचन किया। और अंग्रेजों ने यह कहा कि हम सतलज के उत्तर में बिल्कुल नहीं जाएंगे। और लुधियाना में, लुधियाना सतलज से इधर पड़ता है। जब आप हरियाणा से आगे बढ़ते हैं तो पहला स्टेशन लुधियाना, लुधियाना और खन्ना ये सब स्टेशन पड़ते हैं। तो अंग्रेजी आर्मी लुधियाना में स्टेशन कर दी गई। यहां से सिखों और अंग्रेजों के बीच में एक मैत्री संबंध स्थापित हो गया। और यह मैत्री संबंध 1857 में भी रहा। 1857 के गदर को दबाने में सिखों ने अंग्रेजों की पूरी मदद करी। पंजाब में कोई विद्रोह नहीं हुआ। अंग्रेजों का एरिया एक तरह से, दिल्ली तो उनके पास था ही था 1803 से ही, लेक लॉर्ड लेक के पीरियड से ही। अब यानी जमुना, जमुना से सतलज तक लगभग 500-400 किलोमीटर का एरिया होगा, पूरा हरियाणा आज का। टीटीओ अमृतसर ने बैठे बिठाए ये पूरा एरिया, क्योंकि उस एरिया पे किसी की सुप्रीमेसी तो थी नहीं। रणजीत सिंह उधर सिमेट दिए तो ये पूरा एरिया एक तरह से अंग्रेजों के काबू में आ गया। तो ये रणजीत सिंह के बारे में और भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मिंटो के पीरियड को डिफाइन करने के लिए इतना ही आज आपको जानना जरूरी है। लॉर्ड मिंटो के पीरियड में इसके अलावा उसने राजपूत स्टेट्स के विरुद्ध आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई। राजपूताना की स्टेट्स को इसने मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। और मैं इससे पहले आपको हेस्टिंग के बारे में बता ही चुका हूं, थर्ड मराठा वार के दौरान ही। और हेस्टिंग ने 1817 में बाद में राजपूत स्टेट्स को सब्सिडरी लाइन सिस्टम साइन करने के लिए बाध्य किया, इसने नहीं किया।
लॉर्ड मिंटो के पीरियड में ही ट्रावनकोर में विद्रोह हुआ। ट्रावनकोर मतलब आज का केरल, और उसे दबा दिया गया दिसंबर 1808 में। और ट्रावनकोर को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। मद्रास में जैसे क्लाइव के पीरियड में एक गोरों ने विद्रोह किया था, ऐसा ही एक छोटा मोटा विद्रोह हुआ था मिंटो के पीरियड में, वो भी दबा दिया गया। और जो मिंटो के पीरियड में महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी 1813 का चार्टर एक्ट। एक्चुअली चार्टर एक्ट में कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया के साथ ट्रेड करने की, कि कोई अन्य यूरोपियन कंपनी इंग्लैंड की इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती, व्यापार नहीं कर सकती, ये हटा दी गई। अब इसके हटने के पीछे एक मोटा सा कारण है, किताबों में लिखा है सब हटा दी गई। हटाने के पीछे कारण नहीं लिखा। कारण है बेसिकली उस जमाने तक एडम स्मिथ, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, इनकी विचारधारा बहुत कुछ हद तक फैल चुकी थी। एडम स्मिथ की विचारधारा थी कि लेसजे फेयर, यानी कि व्यापार स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, जैसे आज इंडिया की पॉलिसी है। तो एडम स्मिथ की इस नीति के प्रभाव में ही 1813 के इस चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि भाई एक तरफ तो हम बात करते हैं हर एक को व्यापार करने की अनुमति हो, और दूसरे यहाँ इंडिया से व्यापार करने की। इंग्लैंड में ये बहुत चर्चा हुई कि इंग्लैंड में इंडिया से व्यापार करने के लिए केवल एक ही कंपनी को अधिकार दे रखा है, कि साहब एक ही कंपनी की मोनोपोली है। मोनोपोली तो नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली में तो वो मनमर्जी बात करेगी, इसलिए यहां मोनोपोली हटा ली गई। दूसरा इसमें जो चेंज किया गया 1813 के एक्ट में, वो ये था कि कंपनी का एरिया यद्यपि कंपनी एडमिनिस्टर करेगी, लेकिन उस पर संप्रभुता, सोवरेनिटी, संप्रभुता जो है वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट की होगी पूरे एरिया पे। तो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल ले लिया। इंग्लैंड के जितने निवासी हैं वो सब अब व्यापार कर सकते थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि आगामी 20-30 साल में जो व्यापार था भारत से 7 गुना बढ़ गया, 7 टाइम्स। इस 1813 के एक्ट में ही पहली बार भारत के लोगों की शिक्षा के लिए पहला वेलफेयर का काम था, ये 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। और इसी एक्ट में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई थी, और कलकत्ता में बाकायदा पादरियों की नियुक्ति की गई थी ताकि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। लॉर्ड मिंटो के पीरियड में कोई फाइनेंशियल बर्डन कंपनी के ऊपर नहीं आया, कोई खर्चा ही नहीं हुआ। इसी कारण कंपनी की तिजोरियां लॉर्ड मिंटो के पीरियड में बहुत ज्यादा भरी, और मिंटो के पीरियड में जो तिजोरियां भरी उसका उपयोग अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने किया, जो 10 साल रहा, 1813 से 1823 तक। और इसी पीरियड में वेलेजली के अधूरे सपने को हेस्टिंग ने पूरा कर दिया। हेस्टिंग ने 80 to 85% ब्रिटिश इंडिया जो आजादी के वक्त तक था उसका 80% एरिया कंपनी के एरिया में मिला लिया, चाहे युद्ध करके, चाहे वो सबऑर्डिनेट आइसोलेशन या सब्सिडरी अलायंस साइन करा करके। पहला मैंने बताया नेपाल वार हुआ, आज का उत्तराखंड का बहुत सारा एरिया उस, 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 युद्ध में, 1813 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 में, 1813
बता संधि पर नेपाल में था कि वो अंग्रेजों ने जबरिया साइन कराई। दूसरा, हेस्टिंग के पीरियड में पिंड डेढ़ खड़ी कर थर्ड हुआ, और थर्ड एंग मराठियां हुई कि गांव की संधि पिछली बार मैंने बता दिया था। पूना पैक्ट, जो पूना की संधि हुई पेशवा के साथ, और इसी ने पेशवाई का अंत कर दिया। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817, मराठों के बाद तो कोई दूसरी पावर बची ही नहीं थी। और हेस्टिंग ने 1820 तक आते आते कंपनी की पैरामाउंट स्टैब्लिश कर दी। हेस्टिंग के बारे में जो क्लास मैंने बहुत डिटेल में बताया था, कंपनी की पैरामाउंट से एस्टैब्लिश कर दी। मराठों की हार के बहुत कारण थे। मराठों की आपसी एक दूसरे से बहुत खुंदक थी। यद्यपि मराठा कन्फेडरेसी थी, सिंधिया, होलकर, गायक, पेशवा, लेकिन आपस में इनमें आप देखो सेकेंड एंग्लो मराठा वार में भी काफी डिफरेंसेस दिखे। अब हम देखें तो पहला एंग्लो मराठा वार जो हुआ 1875 में तक चला था, वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में, जब राघोबा भाग कर जाके बसीन में जाके संधि कर ली थी। तो पहला जो मराठा वार था वो पूना में आपस में पेशवाई की लड़ाई थी कि परिवार में से कौन बैठेगा। दूसरे वाले को अगर हम देखते हैं तो पेशवा और होलकर, आपको मैंने कहानी बताई थी कि मर्डर हो गया था कि आपस सिंधिया की लड़ाई थी। और तीसरे वाले में तो बिल्कुल अलग अलग लड़े, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े, एक दूसरे के जो है वो अंग्रेजों ने अलग अलग सबसे संधियां करी और सबसे युद्ध किया। और अल्टीमेटली मराठों को उनकी कैपिटल में समेट दिया। सिंधिया को ग्वालियर में समेट दिया, गायकवाड़ को बड़ौदा में समेट दिया, होलकर को इंदौर में समेट दिया, बस। और पेशवाई तो खत्म ही हो गई। पेशवाई वहां से 1000 किलोमीटर दूर उठ के बिठूर में आ गई, और फिर उसके बाद 1857 के बाद बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरे मराठों की जो हार का कारण था वो राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव। मुगलों के खत्म होने के बाद ये प्लान से दिल्ली का बादशाह घोषित, अगर ऐसा हो गया हो तो अलग बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे मराठों के जो मेन लीडर थे इस पीरियड तक आते आते सब खत्म हो चुके थे। वो जो बाजीराव बल्लाल की तलवार थी, बालाजी विश्वनाथ का था, माधवराव का 1795 में डेथ हो गई, महाजी सिंधिया 1794 में डेथ हो गई, तुकोजी होलकर की, जो होलकर बड़ा सरदार था, उसकी 1797 में डेथ हो गई, और नाना फडणवीस की 1800 में डेथ हो गई। अब कोई बहुत बड़ा लीडर मराठों में बचा नहीं था। मुगलों की थी वही मराठों की हो गई, अयोग्य लीडर थे। दौलत राव सिंधिया, जसवंत राव होल, कंपनी के पास
यू, मेलकम, एल्फिंस्टन, वेलेजली, जनरल लेक, लॉर्ड हेस्टिंग, ये इफेक्टिव जनरल्स थे। ये गवर्नर जनरल होने के साथ साथ आर्मी लीड करना भी जानते थे। चौथा हार का कारण जागीरदारी प्रथा। मराठों में जागीरदारी प्रथा थी। जागीरदारी प्रथा आपको वाले सारी से कितना कोई हिसाब, एम्पायर फली वीक था। पानीपत के तीसरे युद्ध में भी 18 लाख की जरूरत थी, 5 लाख मिले थे केवल लड़ने के लिए सदाशिवराव भाऊ को। दूसरे, मराठा कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड थे। जो जनरल इंडियन आर्मी जिस तरह से डिवाइडेड रहती थी, प्लस मिलिट्री वीकनेस थी। अंग्रेजों के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ऊंचे दर्जे का उनका सिस्टम था, एस्पोइनेज सिस्टम। एस्पोइनेज का मतलब होता गुप्तचरी। हर जगह तो उन्होंने रेजिडेंट बैठा रखे थे। मराठों ने कहीं रेजिडेंट नहीं बैठाला था कलकत्ता में ले जाकर के। मराठों से जीतने के बाद लॉर्ड हेस्टिंग ने 1817 1823 के बीच में, मैंने आपको बताया था, कोटा, जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, बांसवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, सिरोही, जैसलमेर, सीकर, मैक्सिमम जो इतनी भी थी उन सबसे सब्सिडरी अलायंस साइन करा लिया। पिछली बार मैंने वो कहानी आपको बताई थी। एक जगह जयपुर के राजा ने साइन करने से मना किया तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे जो मंत्री हैं उनसे साइन करा लेंगे। अब ये राजे रजवाड़े तो थे, हर जगह उनका रेजिडेंट बैठा हुआ था। इन ब्रिटिश आर्मी रहती थी उनके यहाँ, कंट्रोल ब्रिटिशर्स का रहता था, बस वो नाम के ही बचे थे। और अपनी सत्ता को ब्रिटिश सत्ता से नीचे मानते थे। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये कि आप हमारे सब्सिडरी हैं, सहयोगी हैं, लेकिन नीचे। बहुत कुछ हद तक मुगल मनसबदारी समझ लीजिए एक तरह से। खैर वो मनसबदारी अलग चीज थी, लेकिन आपको मुख्य जो सत्ता है अंग्रेजों की माननी पड़ेगी। इसी तरह से आज के मध्य प्रदेश में जो मालवा है, भोपाल है, धार है, ये पूरा एरिया अंग्रेज सुप्रीमेसी में आया हुआ। केवल एक ही एरिया बचा था, पंजाब और सिंध। ऑलमोस्ट हेस्टिंग के पीरियड में बहुत सारी चीजें आज के हिंदुस्तान की क्लियर हो गई थी। अब हम थोड़ा सा, हेस्टिंग ने जो कॉर्नवालिस के बाद हेस्टिंग ये ऐसा वाइसराय गवर्नर जनरल हुआ जिसने बहुत सारे सिस्टम को भी सुधारा। लैंड रिफॉर्म, आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तब इसकी कैपिटल हुआ करती थी आगरा। और जो हरियाणा का एरिया है, तब हरियाणा शब्द नहीं था, तब पंजाब कहा जाता था इसी एरिया को। यहां महलवाड़ी सिस्टम लागू किया गया। महलदारी या महलवाड़ी दोनों एक ही हैं। महलदारी अगर आए या महलवाड़ी आए, दोनों में एक ही है।